Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel IQ Mantra। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को बहुत ही आसान ढंग से समझाया जाता है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो नोटिफ़िकेशन है उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक आज को। हम बात करेंगे इसमें यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो नई वैकेंसी आई थी लोअर पीसीएस की उसके बारे में। तो सभी ने देख रखा हुआ है कि लोअर पीसीएस का जो नोटिफ़िकेशन है वो 30 मार्च को अनाउंस कर दिया गया था। इसके आवेदन की जो तिथि है यानी कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो काफ़ी दिन बाद दिया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन इतनी जल्दी जनरली नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो 29 मई चुनी गई है और जो लास्ट डेट है वो 18 जून है। और इसका जो शुल्क समायोजन या कोई करेक्शन या संशोधन करना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जून दे रखी हुई है। इसके बाद इसमें ये चीज़ जैसा कि सारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में होता है वही चीज़ है। यहाँ पर पदों का विवरण दे रखा हुआ है कि 2285 पद हैं और साथ ही साथ आपको पेट का जो 2025 का स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें सभी लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आप अगर ऋणात्मक अंक या 0 से कम अंक नहीं है या 0 नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अ, इसके लिए भी एक मेरिट के अनुसार जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यानी कि अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी भी एक कट ऑफ निकाली जाएगी। लेकिन जो फॉर्म भरने के लिए किसी को ऐसे रोका नहीं गया है कि आपके 20 नंबर हैं या 30 नंबर हैं तो आप नहीं भरें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 0 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें वही सेम है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया दी हुई है। और आवेदन में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जैसे फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि साइन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बाद फ़ीस का भुगतान कैसे करना है, तो फ़ीस के लिए इनका यूपी ट्रिपल एससी का यही पैटर्न है कि आपसे ये ₹25 का शुल्क लेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ़ ये ₹25 का ही शुल्क लेंगे। इसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपसे एक बार जब शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। जो परीक्षा शुल्क है वो बाद में लिया जाएगा, वो भी उन्हीं से लिया जाएगा जो सिर्फ़ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यानी कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन्हीं से एक बार जब मेंस परीक्षा होगी, मेंस एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए उनसे लिया जाएगा। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, वो ले लेना चाहिए। और संशोधन के लिए मैंने बताया कि कुछ समय 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। आवेदन में अगर आपका कोई गलती हो गई हो तो आप उसको संशोधन करवा सकते हैं। पदों के विवरण की बात करते हैं तो टोटल पद जो हैं वो 2285 पद हैं। इसमें कई सारे विभाग हैं, ये आप इसको डिटेल वे में इसको डाउनलोड करके नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। कई सारे विभाग जैसे निदेशालय कोषागार का विभाग है, इसमें सहायक कोषागार लेखागार का पद है, इसमें कई सारे पद हैं ना, ऐसे ही लाइन से आप जब विभाग देखेंगे तो इसमें कई सारे ये पद आपको दिख जाएँगे। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इसमें आपको दिखेगा लेवल 5 ठीक है? तो इसमें कुछ जो पद हैं वो लेवल 5 के हैं जिनका जो बेसिक है वो 29,200 से स्टार्टिंग होती है और उसका मैक्सिमम जो बेसिक रहेगा वो 92,300 तक रहेगा, ठीक है? और सेम चीज़ यहाँ पर भी है आपका देखिए, यहाँ पर भी लेवल 5 में सेम है, ग्रेड पे इनका 2800 का ग्रेड पे रहेगा। लेकिन इसी के साथ आप अगर कुछ और वैकेंसियाँ देखेंगे जैसे यहाँ पर भी लेवल 5 है, ये आपको लेवल 6 की वैकेंसी देखने को मिलेगी नगर निकाय निदेशालय में अधिशासी अधिकारी यानी कि जो ईओ की वैकेंसी है जिसका बहुत ज़्यादा दबदबा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैकेंसी है लोअर पीसीएस के थ्रू, तो उसका लेवल 6 का है। ग्रेड पे इसकी जो है 4200 है इसकी ग्रेड पे, 4200 है और इसका जो बेसिक स्टार्टिंग है वो 35,400 से लेके 1,12,400 इसका मैक्सिमम जो बेसिक बनेगा वो इतना बनेगा। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। पहले ये इसकी जो बेसिक थी वो बहुत कम थी। अभी इसका संशोधन किया गया है इसकी बेसिक में और इसका लेवल बढ़ाया गया है, ग्रेड बढ़ा दिया गया है। तो आप फॉर्म भरने से पहले या अगर इसमें प्रायोरिटी देने से पहले आप एक बार ये लेवल 6 और जैसे और भी हैं, अब इसमें लेवल 4 ही है, इसका लेवल 4 है, इसका लेवल 6 है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि कौन से विभाग में आपकी कौन-सा पद है और किस लेवल पे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये एक बार आप टोटल देख सकते हैं। इसके बाद इसी में जो क्षैतिज आरक्षण है वो भी हैं। तो क्षैतिज आरक्षण में जैसा कि हमेशा होता है, महिलाओं के लिए दिया जाती है कुछ सीटें खिलाड़ियों के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए या फिर अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए, सेना से कोई आश्रित हैं उनके लिए, तो उनका भी ये डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप नोटिफ़िकेशन में डाउनलोड करके देख सकते हैं और जब भी आपको प्रायोरिटी वाइज़ आपको स सीट या कोई पद चुनना हो,
तब आप इसको मदद से देख सकते हो। उसमें जनरली आपको लेवल देखने होंगे और आपका जो एलिजिबिलिटी है, कई सारे ऐसे इसमें पद हैं जिसमें आपको कुछ स्पेशल ग्रेजुएशन भी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने पद का चुनाव कर सकते हैं। आरक्षण के लिए आपको मालूम ही है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रहता है, ओबीसी के लिए कुछ आरक्षण रहता है, महिलाओं के लिए एक क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें बताने योग्य तो नहीं है, ये सभी जनरल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को सभी को पता ही होगी। इसके बाद यहाँ पर अनिवार्य अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी, तो निदेशालय कोषागार में सहायक कोषागार लेखाकार के लिए आपको सिर्फ सहायक कोषागार की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इन्होंने सीधा-सीधा ग्रेजुएशन माँगा हुआ है। उसके बाद लेखा परीक्षक के लिए भी यहाँ पर स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद अमीन या नीलामकर्ता जो हैं, इनके लिए भी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ऐसे अधिशासी अधिकारी के लिए भी आपके पास अच्छा ये बहुत चर्चा का विषय है कि अधिशासी अधिकारी के लिए आपको सिर्फ़ स्नातक की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है ओनली, लेकिन इसके बाद जो ओ लेवल की बात आती है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सीधा लिखा हुआ है कि परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा, जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कि आपको जॉइन तो करवा दिया जाएगा। आप अगर एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और अधिशासी अधिकारी बन गए, तो आपको जॉइनिंग तो दे दी जाएगी, लेकिन आपको परमानेंट तब किया जाएगा जब आप ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट प्राप्त कर लेंगे, उस समय परमानेंट। जब भी आप किसी भी जॉब में जाते हैं, तो आपका शुरुआती जो 2 साल या 3 साल रहता है, वो आपका प्रोबेशन पीरियड में रहता है, कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए या आप कुछ ऐसा आपका रवैया ऐसा है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो आपको निकाला जा सकता है, ठीक है? लेकिन वो जो 2 या 3 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, वो रखते हैं जनरली उसमें किसी भी एक सरकारी अगर उसमें आप कार्यालय में जॉइन होते हैं, तो फिर आपको 2 या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वो प्रोबेशन पीरियड टाइप की चीज़ नहीं दी हुई है, वहाँ पे उसका यहाँ पे उसका क्राइटेरिया दे दिया है कि अगर आप ओ लेवल का जो है सर्टिफ़िकेट प्राप्त कर लेते हैं, अगले 1 साल में या 2 साल में, जब भी आप ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट प्राप्त कर लेते हैं, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप परमानेंट नहीं होगे। आप जॉब में रहोगे, आपकी सैलरी आएगी, लेकिन आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। बस इतना ही है और ज़्यादा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ओ लेवल पे इससे ज़्यादा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद और भी सारी वैकेंसी हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी की वैकेंसी है। इसमें अधिमानी अर्हता का मतलब ये होता है कि अगर ये सारी जो अधिमानी अर्हता में ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, जैसे बी लेवल का सर्टिफ़िकेट है आपके पास एनसीसी का, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना? मतलब अगर 2 लोगों के नंबर सेम हैं और आपके पास अगर ये है, तो आपको पहले चुना जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं बाद में चुना जाएगा। ऐसे ही और भी केंद्रीय प्रभारी, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, बहुत सारी वैकेंसी हैं, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आयु की बात करें तो मैक्सिमम में इन्होंने 21 से जो 40 वर्ष की जो उम्र है, यही ले रखी हुई है, 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष यानी कि जो मिनिमम जो ऐज है, वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। एक वैकेंसी है इसमें, जिसमें इन्होंने 18 जो मिनिमम ऐज माँगी है वो 18 वर्ष माँगी है ये रही। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में केंद्रीय प्रभारी में इन्होंने जो मिनिमम आयु है वो मिनिमम ऐज 18 वर्ष माँगी है और मैक्सिमम 40 अ, वर्ष माँगी है। बाकी सभी में आपका 21 वर्ष और 40 वर्ष ही है। चयन का आधार बहुत सिंपल सा है। आपको सबसे पहले अभी जब आप ये फॉर्म भरेंगे, तो इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपके पास एक अलग से एक सूचना जारी की जाएगी कि आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और आपको मेंस का एक फॉर्म फिर भरना पड़ेगा। उसका फीस दे जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि उसकी फीस आपको फिर से देनी पड़ेगी। तो जब मेंस वाला फिर जब एडमिट कार्ड आएगा, आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाएँगे और वो जो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उसी के आधार पर आपका चयन होगा और इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि देखिए 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार बंद किया जाना। यानी कि साक्षात्कार जो है ऐसी भर्तियों पर बंद कर दी गई है। तो साक्षात्कार नहीं होना है यानी कि आपका सीधा-सीधा वो मेंस जो एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो मेंस एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद फिर डीवी और मेडिकल जो भी प्रोसेस होती हैं होंगी। इंटरव्यू जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि मेंस के बाद आपका कोई भी स्टेप नहीं है चयन के लिए, ठीक? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब आते हैं हम लोग पाठ्यक्रम के ऊपर। तो पाठ्यक्रम में यूपी ट्रिपल एससी जैसा कि अभी कर रहा है कि 100 प्रश्न हैं, 100 नंबर के होंगे, समयावधि यानी कि टाइम जो है वो 2 घंटे का समय है और नेगेटिव मार्किंग है।
ठीक है? ऋणात्मक अंकन। और नेगेटिव मार्किंग कैसी है? तो 25% है, यानी कि 1/4। यानी कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन गलत गलत होने पर आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएँगे। अब आते हैं इसके सिलेबस पे, लेकिन ये सिलेबस थोड़ा-सा डिफरेंट है। कई लोगों को ये नहीं मालूम होगा, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही था कि ये जो सिलेबस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये सिलेबस जो नोटिफ़िकेशन के साथ आया था, ये सिलेबस अभी क्या किया है, यूपी ट्रिपल एससी ने इस सिलेबस को बदल दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि इस सिलेबस को थोड़ा-सा चेंज किया है, और कई लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि वो नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया, नोटिफ़िकेशन के साथ ही ये जो सिलेबस आया हुआ है उसको उन्होंने अपना सिलेबस बना लिया कि हाँ, इसको तैयार करना है, लेकिन सिलेबस उन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है, जिसकी नोटिस भी उन्होंने निकाली हुई है बाकायदा ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा-सा क्या डिफ़रेंस है, ये चीज़ें यहाँ पर देखिएगा कि अब यहाँ पर जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पर इतिहास यानी कि हिस्ट्री में 5 प्रश्न हैं, राज्य व्यवस्था में 10 प्रश्न हैं, भूगोल में 5 प्रश्न हैं, इकोनॉमिक्स में 10 प्रश्न हैं, ठीक है? तो अभी नया जो आया है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये हम आ गए यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर, और यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जब आप नोटिस बोर्ड में जाएँगे, तो नोटिस बोर्ड में आप जाके यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में शुद्धि पत्र, है ना? आप जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको नया सिलेबस दिखाई देगा। अब ज़रा इस सिलेबस और उस सिलेबस में ज़रा अंतर देखिएगा, दोनों सिलेबस में अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफ़िकेशन वाला जो सिलेबस है उस पे डिपेंड मत रहिएगा। जो सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस हालाँकि जो कंटेंट है वो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन जो मार्किंग है, जो प्रश्नों की संख्या है वो बदली हुई दिखाई देगी आपको, है ना? आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये जो पहला वाला है सिलेबस वो है। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान में 10 प्रश्नों की बात की गई है, लेकिन जो नया वाला सिलेबस है वहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान में 5 प्रश्नों की बात की गई है। भूगोल में भी 5 प्रश्न की बात की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रश्न की बात की गई है, जबकि जो पिछला वाला जो नोटिफ़िकेशन के साथ आया था वहाँ पर अर्थव्यवस्था में 10 प्रश्न की बात की गई थी। यहाँ पर सामान्य विज्ञान में 5 प्रश्न की बात की गई थी, और अभी यहाँ पर भी सामान्य विज्ञान का सेक्शन ही हटा दिया है इन्होंने। ठीक है, अभी क्या कर दिया है इन्होंने, सामान्य विज्ञान की जगह पर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी कर दिया है, और वो जो 5 नंबर का था विज्ञान, उसको 10 नंबर का कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की हैं, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन, ये 3 चीज़ें हुआ करती थी पहले, अभी इन्होंने सेम चीज़ है, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 नंबर का ही है। डीआई डीआई यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीआई का सेक्शन नहीं था, जो पहले वाले नोटिफ़िकेशन में, लेकिन अभी जो नया वाला नोटिफ़िकेशन है, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए अलग से इन्होंने 10 नंबर का अलॉटमेंट दे दिया है, यानी कि अब डीआई ऐड कर दी गई है इसमें। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें इसको डाउनलोड कर लें। नया वाला सिलेबस ज़रूर डाउनलोड करें, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। ऐसी गलती मत करें कि आप पहला वाला डाउनलोड कर लिए हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी ये जो विषयगत ज्ञान है, मतलब अंदर का जो पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ नहीं है, लेकिन अभी जैसे डीआई नया आ गया, तो डीआई के लिए आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ गई, तो प्रौद्योगिकी में फिर यानी कि टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी, ये वाली लाइन अब एक्स्ट्रा हो गई। जो साइंस वाला मुद्दा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि साइंस वाला जो इसमें पार्ट दिया हुआ था, आप यहाँ पर देखिएगा, ये सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी, ये नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दिखने वाली है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन जो नया वाला सिलेबस इन्होंने जारी किया है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। तो इसमें विज्ञान की चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई देने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको नया वाला जो सिलेबस है, उसे डाउनलोड करना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ये सारी हो गई सिलेबस की बात, जो भी सिलेबस के बारे में डाउट थे लोगों के, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद वापस से अपने नोटिफ़िकेशन पे आते हैं, तो इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 गुना लोगों को बुलाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेखपाल में भी 40 से 45 गुना लोगों को बुलाया गया था, और चुनावी साल है, तो ज़ाहिर-सी बात है 15 गुना लोगों को तो नहीं बुलाएँगे, इससे ज़्यादा ही बुलाएँगे। उम्मीद है कि 45 से 50 गुना लोगों को बुलाएँगे, और उसी के हिसाब से उनकी जो कट ऑफ है, वो भी बनेगी। और बाकी ये आपके लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत वैसा कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें। इसके बाद जो भी एससी, एसटी या फिर जिस भी चीज़ का आप आरक्षण ले रहे हैं, ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र, तो जिस भी चीज़ का आप आरक्षण ले रहे हैं, तो
आरक्षण का अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको उसी का सर्टिफ़िकेट इसी फ़ॉर्मेट में बना के देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें वो फ़ॉर्मेट इन्होंने दे रखे हुए हैं, आपको इस फ़ॉर्मेट में अपने जो सर्टिफ़िकेट हैं, उनको रेडी कर लेना चाहिए। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बहुत इंतज़ार किया जा रहा था इस वैकेंसी का, तो वैकेंसी आ गई है। थोड़ा लेट है मतलब कि वैकेंसी मतलब नोटिफ़िकेशन तो अनाउंस कर दिया गया है, बट जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने की डेट है, वो थोड़ा-सा लेट है। इतना डिले कर दिया उन्होंने, 1 डेढ़ महीने डिले कर दिया। 1 डेढ़ महीने क्या 2 महीने डिले कर दिया। मार्च लास्ट में है तो अप्रैल, मई, मई का 29 है, तो मई भी निकल ही गया है। तो 2 महीने बाद इन्होंने अप्लाई करने की डेट दे रखी हुई है। ये थोड़ा-सा डिले है और इसी हिसाब से अगर आप देखें कि 18 जून को इसका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होगा और करेक्शन डेट 25 जून है, तो आप मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त, उसके बाद अगस्त के आस-पास कहीं जाके इसका शॉर्टलिस्ट होने की डेट आएगी, ठीक है? जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे मेंस के लिए, वो कहीं अगस्त में या सितंबर में हो सकता हो। लेकिन अगर जल्दी करने की ज जैसा कि दिख रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी अपने फुल फॉर्म में काम कर रहा है, तो जल्दी ही करने की कोशिश रहेगी यूपी ट्रिपल एससी की। तो जहाँ तक चांसेज़ हैं कि अगस्त में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे कैंडिडेट और फिर 1 डेढ़ महीने आप छोड़ दीजिए, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर छोड़ दीजिए, तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के आसपास आपका जो इसका मेंस का एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, इसकी जानकारी मैं सही से दे पाया हूँ और इसी के अनुसार आपको अपनी जो तैयारी है, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। आप पढ़ने बैठे हैं तो नए सिलेबस को ही फ़ॉलो करें। अंत में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो या कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।